Hello everyone, welcome to IT Tab. So let's start with editorial discussion for 15th of March. Now first of all let's understand कि आज हमें कौन कौन से editorial को डिस्कस करना है. देखिए, first of all we'll talk about फ्रेगमेंटेशन ऑफ द वर्ल्ड ऑर्डर. यहाँ हम बात करने वाले हैं रशिया और यूक्रेन के बीच का जो प्रॉब्लम चल रहा है उसके कारण जो हमारा वर्ल्ड ऑर्डर है, जो इंटरनेशनल ऑर्डर है, वो किस तरीके से लगातार फ्रेगमेंट हो रहा है. तो इसको हम डिफरेंट पर्सपेक्टिव के अंदर समझेंगे. एक्जैक्टली यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के ऊपर क्या फर्क पड़ा है, यूएन जनरल असेंबली के ऊपर, जो वेस्टर्न कंट्रीज है उसके ऊपर, ट्रेड एंड कॉमर्स के ऊपर, राइट, पॉलिटिकली पॉइंट ऑफ व्यू से हर एक फैक्टर्स के अंदर हम देखने की कोशिश करेंगे एक्जैक्टली जो हमारा इंटरनेशनल या फिर जो हमारा वर्ल्ड ऑर्डर है वो किस तरीके से फ्रेगमेंट हुआ है, किस तरीके से चेंज हुआ है, किस तरीके से टूट गया है. सेकंड विल टॉक अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ हार्ड पावर. देखिए, दिस पर्टिकुलर एडिटोरियल जो है ये बात करता है सॉफ्ट पावर वर्सेस हार्ड पावर के डिफरेंस के बारे में इन द पर्सपेक्टिव ऑफ यूक्रेन क्राइसिस. रशिया यूक्रेन के वॉर के पर्सपेक्टिव में बात करता है कि किस तरीके से यूक्रेन ने लगातार अपनी सॉफ्ट पावर को इमर्ज करने की कोशिश की थी, बट उसे ये बात समझ आ गई कि राइट नाउ हार्ड पावर जो है दैट इज द ओनली वे आउट. सिमिलरली अगर हम यूक्रेन के पर्सपेक्टिव को इंडिया के पर्सपेक्टिव से लिंक करेंगे तो किस तरीके से इंडिया के लिए जो हार्ड पावर है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड मोर इंपॉर्टेंट कि इंडिया के ऊपर जो सेल्फ सफिशिएंसी का जो प्रेशर है वो उसको अचीव करना कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है. बिकॉज अगर हम सेल्फ सफिशिएंट नहीं हो रहे तो कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हो सकती है, उन सब चीजों को हम इस पर्टिकुलर एडिटोरियल के अंदर बात करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट वन. यहां हम बात करने वाले हैं द फ्रेगमेंटेशन ऑफ द वर्ल्ड ऑर्डर एंड किस तरीके से डिफरेंट नेशंस है वो लगातार अनटाई हो रहे हैं, एक दूसरे से दूर जाते जा रहे हैं. कॉन्टेक्स्ट क्या है? कॉन्टेक्स्ट इज रशिया ने यूक्रेन के ऊपर वॉर किया था, इन्वेड किया था, एंड इट हैज ऑलरेडी बीन मोर देन 3 वीक्स. 3 हफ्ते के आसपास हो गए हैं. द डेट वाज 24th ऑफ फरवरी. 24 फरवरी को वो अटैक हुआ था, वो इन्वेजन स्टार्ट हुआ था, एंड उसके बाद से ऑलमोस्ट 3 हफ्ते हो चुके हैं. और उसका अगर आप इंडिया को क्या कॉस्ट हुआ है वो अभी भी पूरी तरीके से हमें समझ नहीं आया. समझिए, फर्स्ट ऑफ ऑल इंडिया ने इस चीज को मतलब क्रिटिसाइज करने से पूरी तरीके से मना कर दिया है कि रशिया ने कुछ भी गलत किया है. हम जानते हैं कि रशिया के अगेंस्ट लगातार इंडिया एब्सटेन कर रहा है. मतलब इंडिया कभी भी रशिया के अगेंस्ट वोटिंग नहीं कर रहा है, ना ही यूक्रेन के साथ में वोटिंग कर रहा है, ना ही रशिया के साथ में वोटिंग कर रहा है, बट रशिया के अगेंस्ट वोटिंग नहीं कर रहा है. दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम. बहुत सारे एक्सपर्ट्स का बोलना यहां पर यह है कि इस चीज के कारण, इंडिया के इस डिसीजन के कारण हो सकता है कि आगे जाकर इंडिया के डिफरेंट वेस्टर्न कंट्री के साथ या फिर जो इंडिया के स्पेशली जो क्वाड पार्टनर्स है, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, जापान, इनके साथ इंडिया का रिलेशनशिप हो सकता है कि धीरे धीरे डिक्रीज हो जाए, खराब होने स्टार्ट हो जाए. बिकॉज अगर आप समझेंगे तो यूनाइटेड स्टेट्स, ऑस्ट्रेलिया और जापान तीनों ही ऐसे कंट्रीज हैं जिन्होंने रशिया के अगेंस्ट यहां पर वोटिंग की है या फिर रशिया के इस पर्टिकुलर चीज को काउंटर करने के स्टेप्स ले रहे हैं. बट इंडिया ऑन द अदर साइड, और डिस्पाइट बीइंग अ मेंबर ऑफ क्वाड, इंडिया ऐसा कोई भी डिसीजन नहीं ले रहा है. उसके कौन कौन से पर्सपेक्टिव है, कौन कौन से रीजन है, उसके बारे में हमने काफी डिटेल के अंदर बात की हुई है ओवर द टाइम. बट आई होप आपको ये चीज समझ आ रही है कि इंडिया कहीं ना कहीं टाइप का साइड हो गया है. इंडिया देखिए चाइना और रशिया के लीग में आ गया कहीं, ठीक है, बिकॉज रशिया को यहां पर डायरेक्टली वो मना नहीं कर रहा है किसी चीज के लिए. अब कुछ एक्सपर्ट्स तो ये बोल रहे हैं कि इंडिया के इन कंट्री के साथ रिलेशनशिप खराब हो जाएगा. कुछ कंट्री का ये बोलना है कि जो इंडिया का खुद का जो ट्रेड एंड कॉमर्स है उसके ऊपर भी बहुत इफेक्ट पड़ सकता है, बिकॉज इकोनॉमिक कॉस्ट का जो बर्डन है वो इंडिया के ऊपर भी कहीं ना कहीं आना स्टार्ट हो जाएगा. नाउ इसको समझते हैं. देखिए, एक तरफ तो हम जो इंडिया के ऊपर अलग अलग तरीके के पर्सपेक्टिव आ रहा है, जो प्रॉब्लम्स आ रही है उसको हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, बट रियलिटी में अगर हम जियोपॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से समझे तो यूक्रेन का क्राइसिस जो है उसका सबसे बड़ा इंपैक्ट जो हमारी ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर है उसके ऊपर क्या पड़ा है उसको देखना बहुत इंपॉर्टेंट है. देखिए, एक पर्टिकुलर कंट्री के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ रहा है वो तो ठीक है, उसको तो हम चलो समझ सकते हैं, बट द पॉइंट इज कि इंटरनेशनल जो ऑर्डर है, जो इंटरनेशनल लेवल पे जो भी वर्ल्ड ऑर्डर है, उस चीज के ऊपर क्या क्या चीजें मतलब चेंज हो रही है, क्या क्या चीजें उसके ऊपर इंपैक्ट कर रही है, उन चीजों को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है. और जो रिसेंटली रशिया यूक्रेन का जो वॉर हुआ है ना उसके कारण हमारा वर्ल्ड ऑर्डर, जो हमारा ग्लोबल ऑर्डर है, इट हैज फ्रेगमेंटेड, मतलब वो टूट गया है, छोटे छोटे पार्ट्स में टूट गया है इन ऑलमोस्ट एवरी सिंगल एस्पेक्ट के अंदर. हमारा इंटरनेशनल कोऑपरेशन, सिक्योरिटी, मिलिट्री यूसेज, इकोनॉमिक ऑर्डर, कल्चरल टाइज, हर एक पर्सपेक्टिव के अंदर कहीं ना कहीं हमारा जो फ्रेगमेंटेशन है, यानी कि जो वर्ल्ड का फ्रेगमेंटेशन है वो होने लगा है. हमारा वर्ल्ड जो है अलग अलग पार्ट्स में टूट रहा है. समझते हैं अगले कुछ स्लाइड्स के अंदर हम इसी पार्ट को समझेंगे कि एक्जैक्टली हमारा वर्ल्ड ऑर्डर यहाँ पे फ्रेगमेंट कैसे हो रहा है, टूट कैसे रहा है. देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की बात करेंगे तो यूनाइटेड नेशन कब बनाया गया था? 1945 के अंदर. और एम क्या था? वर्ल्ड वॉर 2 के बाद इसको बनाया गया था. एम ये था कि कभी भी वर्ल्ड वॉर 3 को नहीं होने देना है. मतलब पॉइंट इज कि किसी भी टाइप का कोई भी क्राइसिस जो है जिसके अंदर मल्टीपल नेशंस इन्वॉल्व हो वो चीजें दोबारा नहीं होनी चाहिए. बट अगर आप देखेंगे राइट नाउ, और यहां तक कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल को यहां पर कुछ ऐसी बाइंडिंग पावर्स दी गई है कि जिसके थ्रू वो कुछ ऐसे डिसीजंस वगैरह ले सकता है ताकि कोई ऐसी कंट्री जो कि ऐसा कोई वॉर वगैरह क्रिएट करने की कोशिश कर रही है उसके ऊपर उसके अगेंस्ट एक्शन ले जा सकते हैं. बट यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का जो इनएफिशिएंसी है वो पूरी तरीके से सामने आ गई है, जब ऑलमोस्ट 20 दिन से ज्यादा हो चुके हैं बट अभी तक यूक्रेन के ऊपर जो वॉर हो रहा है वो पूरी तरीके से रोका नहीं गया, फिर उसको रोकने की बहुत कोशिश भी नहीं की जा रही है. सिमिलरली अगर आप देखेंगे तो इससे पहले देखिए, दिस इज नॉट द फर्स्ट वॉर जो कि हमारे वर्ल्ड ने देखा है. इससे पहले यूएसए ने इराक के ऊपर अटैक किया था 2003 के अंदर, इजराइल ने लेबनान के ऊपर अटैक किया था 2006 के अंदर, और ऐसे मल्टीपल वॉर्स हो रखे थे. तो क्या जो पहले के वॉर्स थे और जो अभी का जो रशिया का जो इन्वेजन है क्या दोनों सेम है? नो, दोनों सेम नहीं है. अभी जो यूक्रेन का जो इन्वेजन हुआ है दैट इज अ बिगर ब्लो. माना जा रहा है कि अगर हम देखिए रशिया जो है क्या कर रहा है, डायरेक्टली यूक्रेनियन सिटीज के ऊपर, यूक्रेन के शहरों के ऊपर डायरेक्ट मिसाइल स्ट्राइक्स कर रहा है. अब सोचिए, मिसाइल स्ट्राइक्स जब होती है तो क्या उसके ऊपर सिर्फ मिलिट्री का इंपैक्ट होता है? क्या सिर्फ जो मिलिट्री
होती है उनके ऊपर इंपैक्ट होता है या फिर जो सिविलियन लाइफ है उनके ऊपर भी होता है। अगर आपने यूक्रेन के पिछले कुछ दिनों के वीडियोस देखे होंगे तो आपको ये चीज समझ आई होगी कि यूएसए के मतलब बहुत सारे ऐसे मिसाइल वगैरह है जो कि राइट नाउ यूक्रेन यूज कर रहा है, यूक्रेन ने जिसको पहले परचेज किया हुआ है। सिमिलरली रशिया के पास अपने बहुत सारे मिसाइल है, यूक्रेन बहुत सारी मिसाइल रशिया के ऊपर फेंक रहा है और जो रशिया है वो यूक्रेन के ऊपर फेंक रही है। सोचिए क्या यूक्रेन यहां पर टारगेट करके रशिया के मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट पे मार रहा होगा या फिर जहां पर जाए मतलब वहां पे मार रहा होगा। द पॉइंट इज रशिया के अंदर बहुत सारा सिविलियन कैजुअलिटी वहां पर हुआ है। सिमिलरली रशिया ने जो बहुत सारी मिलिट्री अटैक्स वगैरह यूक्रेन के ऊपर किए उसके कारण बहुत सारा सिविलियन अटैक हुआ है। द पॉइंट इज अगर आप हमारा यूएन का चार्टर मतलब प्रियम्बल देखेंगे, जो हमारा यूनाइटेड नेशन का सिक्योरिटी काउंसिल का जो मेन प्रियम्बल है जिसके अंदर ये बात की जाती है कि क्या करना चाहिए हमें इन सब चीजों को रोकने के लिए, उसमें पहला जो एम था हमारा उसमें तो ये लिखा हुआ था कि हमारी जो सक्सीडिंग जनरेशन है, हमारा जो नेक्स्ट जनरेशन है उसको हमें वॉर से बचाना है फर्स्ट चीज तो। बट देखिए 1945 में यूएन बनता है, ये बोलता है कि नेक्स्ट जनरेशन को हम वॉर से बचाएंगे, बट जस्ट 1960s होते होते कोल्ड वॉर स्टार्ट हो जाता है। कोल्ड वॉर खत्म होते मतलब 1990s में कोल्ड वॉर खत्म हुआ, उसके बाद मतलब इतनी सारी प्रॉब्लम्स हुई और यूएसए का राइज होता है, यूएसएसआर का डाउनफॉल होता है। बट डिस्पाइट दिस फैक्ट 2022 आते थे फिर से कहीं ना कहीं रशिया और यूक्रेन का वॉर स्टार्ट हो जाता है। इसके कारण ऑलमोस्ट ये वर्ल्ड लेवल का ये चीजों को इंपैक्ट कर रहा है। देखिए वर्ल्ड वॉर का मतलब सिर्फ ये नहीं है जहां पर मल्टीपल नेशंस एक साथ आकर यहां पर फाइट कर रही हैं। वर्ल्ड वॉर का मतलब ये भी होता है जहां पर एक वॉर जो है वो पूरे वर्ल्ड को उसने इंपैक्ट करना स्टार्ट कर दिया। दैट कैन आल्सो बी सीन एज अ वर्ल्ड वॉर। हमारा वर्ल्ड वॉर का डेफिनेशन लगातार चेंज हो रहा है। सोचिए डिस्पाइट द फैक्ट कि रशिया यूक्रेन का वॉर जो है उसके अंदर कोई और थर्ड कंट्री अभी तक इन्वॉल्व नहीं है, थैंक गॉड इन्वॉल्व नहीं है। बट सोचिए क्या इसका इंपैक्ट सिर्फ और सिर्फ रशिया के और यूक्रेन के ऊपर हो रहा है? नो। 1990s के आसपास से देयर इज अ स्काउट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन, राइट? हम ग्लोबलाइजेशन वर्ड बहुत सुनते हैं। ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या है? जहां पर हम बोलते हैं दैट एंटायर वर्ल्ड हैज बिकम अ सिंगल विलेज। और एक सिंगल विलेज का मतलब यह है कि एक पर्टिकुलर चीज जो यहां पे प्रोड्यूस होता है वो यहां पे बिकता है, मतलब उसका मार्केट कहीं और होता है। मतलब जहां पर जिसका एक का मार्केट होता है वहां कुछ और प्रोड्यूस होता है, वो कहीं और बिकता है। द पॉइंट इज एंटायर ग्लोब हैज बिकम अ सिंगल विलेज जहां पर हर एक कंट्री एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। तो अगर एक कंट्री दूसरी कंट्री के ऊपर डिपेंडेंट है और अभी के टाइम में रशिया और यूक्रेन जैसे दो इंपॉर्टेंट कंट्रीज अगर उनका ट्रेड रिलेशन पूरी तरीके से बंद हो जाए, इकोनॉमिक सैंक्शन उनके ऊपर लग जाए, इकोनॉमिक कट ऑफ हो जाए, वो तो क्या आपको लगता है कि जो बाकी कंट्री है उनके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा? दैट्स नॉट ट्रू। उनके ऊपर बहुत ही ज्यादा इफेक्ट पड़ रहा है। सिमिलरली फर्स्ट चीज तो ये था कि सक्सीडिंग जनरेशन को वॉर से बचाना था, जिसके लिए हम पूरी तरीके से फेल हो गए हैं। वॉर लगातार चलता जा रहा है। सेकंड चीज, हमारे यूनाइटेड नेशन का मेन एम ये भी था कि आसपास के जितने भी कंट्रीज हैं, मतलब अगर एक पर्टिकुलर कंट्री है उसके आसपास में जितने कंट्रीज उसके नेबर्स होते हैं ना, उनके साथ उसको टॉलरेंट और पीस में रहना सिखाना है। मतलब एक पर्टिकुलर कंट्री अपने आसपास नेबर्स के साथ में पीस में रहे। ध्यान सोचिए क्या हमारे वर्ल्ड के अंदर किसी भी दो नेबर्स के बीच में प्रॉब्लम नहीं है क्या? लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ इंडिया ओनली। इंडिया पाकिस्तान, इंडिया चाइना, ठीक है। अब रशिया की बात करते हैं। रशिया का प्रॉब्लम चल रहा है यूक्रेन के साथ, रशिया का प्रॉब्लम चल रहा है अपनी जॉर्जिया के साथ, यूएसए का प्रॉब्लम चल रहा है मतलब मैक्सिको के साथ, उसका प्रॉब्लम चल रहा है किसी और के साथ। द पॉइंट इज कि वी हैव थाउजेंड्स ऑफ एग्जांपल जहां पर हम बता सकते हैं कि एक पर्टिकुलर कंट्री कहां अपने नेबर के साथ पीसफुली नहीं रह रही है। अगेन दीज थिंग्स शो कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल जो है अपने एम के अंदर पूरी तरीके से फेल हो गया है, डिवेट हो गया, ठीक है। अब जो राइटर है, जो ऑथर है इस पर्टिकुलर आर्टिकल के, वो उन्होंने इस पर्टिकुलर एडिटोरियल के अंदर बहुत सारे डिफरेंट एंगल से इस चीज को कवर करने की कोशिश किया। देखिए एक और एंगल समझते हैं यहाँ पर। एंगल ये है कि जिस टाइम व्लादिमीर पुतिन ने 24 फरवरी को ये डिसीजन ब्रॉडकास्ट किया था कि हम अटैक करने वाले हैं ऑन यूक्रेन, ठीक है, वो सेम पर्टिकुलर टाइम पे, उसी पर्टिकुलर टाइम पे एक रशियन एनवॉय थे जो कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर बैठ के डिस्कस कर रहे थे कि यूक्रेन के वॉर को किस तरीके से फिनिश करना है, फिर यूक्रेन का जो क्राइसिस उसको किस तरीके से फिनिश करना है। सोचिए एक तरफ जो रशिया का एनवॉय है वो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर बैठ के बोल रहा है कि यूक्रेन को किस तरीके से क्राइसिस को फिनिश करे। उसी पर्टिकुलर टाइम पे पुतिन नाम का एक पर्सन यानी कि जो रशिया के प्रेसिडेंट है वो डायरेक्टली यूक्रेन के ऊपर एक वॉर डिक्लेयर कर देते हैं, जहां पर वो डोनेट्स्क और लुहांस्क दोनों ही प्लेसेस को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर करके यूक्रेन के अंदर इन्वेजन स्टार्ट कर देते हैं। सोचिए मतलब क्या है इस पर्टिकुलर चीज का मतलब क्या इसका एग्जैक्टली मतलब क्या है। इसके बाद यूएन जनरल असेंबली के अंदर एक वोटिंग होती है, आपको याद होगा। अगेन इसमें इंडिया ने एब्सटेन किया था, बट डिस्पाइट द फैक्ट कि ऑलमोस्ट 175 प्लस कंट्रीज ने यहां पर रशिया के अगेंस्ट वोट किया था, इसके बावजूद रशिया इस चीज को मानता नहीं। रशिया ने इस चीज को मानने से पूरी तरीके से इनकार कर दिया। इट हैज नॉट इवन गिवन अ सिंगल थिंकिंग टू दिस पर्टिकुलर मतलब वोटिंग, उसको पूरी तरीके से ब्रश ऑफ कर दिया। सिमिलरली अगर आप कंट्रीज को देखेंगे, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट मेंबर्स कौन से होते हैं? P5 वो कौन से परमानेंट 5 जिनके पास वीटो पावर होता है। सोचिए P5 मेंबर्स अगर आप रशिया को छोड़ देंगे तो वी हैव यूएस, यूके, देन वी हैव फ्रांस हो गया, देन वी हैव चाइना हो गया, राइट। अगर यूएस, यूके, फ्रांस, चाइना एंड रशिया है तो रशिया को छोड़ दीजिए, चाइना को छोड़ दीजिए, बिकॉज चाइना इज नॉट गोइंग टू टेक एनी एक्शन अगेंस्ट रशिया। द पॉइंट कम्स यूएस, यूके, फ्रांस, क्या इन तीनों ने कुछ ऐसा किया जिसके कारण इस पर्टिकुलर वॉर को रोक सकते हैं? सोचिए इन तीनों ने अपने यूनिलेटरल सैंक्शन लगा दिए, यूएस ने भी, यूके ने भी, फ्रांस ने भी।
बट इनमें से किसी ने भी एक कलेक्टिव डिसीजन लेने की कोशिश नहीं की, मतलब अलॉन्ग विद यूएन सिक्योरिटी काउंसिल को ऐसा कोई भी डिसीजन उन्होंने लेने की कोशिश नहीं किया। अब देखिए, एक बात हम जानते हैं कि अगर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर इनमें से कोई भी चीज अगर कोई भी प्रपोज करता, मतलब कोई भी कंट्री जो कोई प्रपोज करता है जहां पर रशिया के ऊपर कोई भी सैंक्शन लगाने होते या फिर कोई मिलिट्री पावर लगना होता, तो ऑब्वियस सी बात है रशिया उसको वीटो कर देता। बट रशिया अगर उसको वीटो कर देता, इसका ये मतलब नहीं है कि आप इसको, मतलब इस चीज को आप इनिशिएट नहीं करोगे। एटलीस्ट यू हैव टू टेक सम डिसीजंस। अगर रशिया इसको वीटो करता तो रशिया की जो उसकी खुद की सॉफ्ट पावर है, जो उसकी खुद की जो टॉलरेबिलिटी है, वो धीरे धीरे डिक्रीज हो जाती। बट यहां पर बाकी जितने भी कंट्रीज है, यूएस, यूके, फ्रांस, इन लोगों ने कोई स्टेप भी नहीं लिया, ऐसा कोई स्टेप लिया ही नहीं। तीनों ने अपने अपने यूनिलेटरल सैंक्शंस लगा दिए, तीनों ने अपने इंडिविजुअल सैंक्शंस लगा दिए, बट एक कलेक्टिव डिसीजन जो लेना था ना वो ले नहीं पा रहे। यहां पर यूएस, यूके, फ्रांस, तीनों के अपने अपने खुद के इंटरेस्ट है, तीनों अपने अपने इंटरेस्ट को फुलफिल करने में लगे हुए हैं, बट दे आर नॉट सीइंग द फ्रेगमेंटेशन ऑफ द वर्ल्ड ऑर्डर। अब देखिए, दिस इज नॉट द ओनली थिंग। यहां पर हम देख रहे हैं लगातार यूक्रेन के पास वेपन्स ट्रांसफर किए जा रहे हैं बाय यूएसए, बाय पोलैंड, बाय डिफरेंट कंट्री के द्वारा यहां पे वेपन्स ट्रांसफर किए जा रहे हैं। अगर आप सोचेंगे तो वेपन ट्रांसफर करना क्या इस वॉर को, प्रॉब्लम को सॉल्व करता है या फिर प्रॉब्लम को और ज्यादा इंक्रीज करता है? अगर रशिया ये देखेगा कि यूक्रेन मतलब यूक्रेन के पास डिफरेंट कंट्रीज लगातार सपोर्ट कर रही है और उसको लगातार वेपन्स प्रोवाइड कर रही है, तो क्या रशिया को यहां पर थ्रेट फील नहीं होगा कि हम अब यूक्रेन के पास और ज्यादा बेटर वेपन्स है, ज्यादा बेटर सोफिस्टिकेटेड वेपन्स है, तो अब वो हमारे ऊपर भी अटैक कर सकते हैं? उससे पहले सोचिए, अगर रशिया ने यहां पर एक फुल ब्लोन वॉर और इसका जो भी इसका जो लेवल है उसको इंक्रीज कर दिया तो क्या होगा? प्रॉब्लम और ज्यादा बढ़ सकती है, यूक्रेन के अंदर क्राइसिस और ज्यादा यहां पर डीपन हो सकता है। नाउ दिस इज नॉट द ओनली थिंग, लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट थिंग। यहां पर देखिए, अगर आप रशिया की रेकलेसनेस की बात करेंगे विद रिगार्डिंग टू न्यूक्लियर सेफ्टी, तो उसमें भी रशिया ने कुछ बहुत अच्छा स्टेप नहीं लिया। 1986 में हम जानते हैं कि एक चेर्नोबिल नाम का एक प्लेस है जो कि यूक्रेन के अंदर प्रेजेंट है, वहां पे एक ऑलरेडी डिजास्टर हो चुका है, यानी कि यूक्रेन हैज ऑलरेडी फेस्ड वन डिजास्टर जो कि चेर्नोबिल के अंदर हो चुका है। बट इसके बावजूद देयर इज अ प्लेस कॉल्ड एज ज़ैपोरिज़िया। आपको याद होगा ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट के बारे में हमने बात की है, और ये जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है, इस पर्टिकुलर पावर प्लांट के आसपास से रशियन ट्रुप्स घुस रही हैं, मतलब घूम रही हैं, और उसके आसपास में आपको याद होगा इसके अंदर आग भी लग गई थी अभी कुछ दिनों पहले। ठीक है, ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट के अंदर फायर का एक बहुत बड़ा इंसिडेंट हो गया था। थैंकफुली ये पर्टिकुलर फायर जो है आगे जाकर जो न्यूक्लियर रिएक्टर के जो मेन कंपोनेंट्स तो वहां तक नहीं पहुंचे, नहीं तो हो सकता था कि एक और क्राइसिस यहां पर हो जाता, न्यूक्लियर पावर का क्राइसिस हो जाता। नाउ यूएसए ने जब हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर अटैक किया था 1945 के ऊपर, आपको याद होगा, दोनों के ऊपर मतलब एटम बॉम्ब से अटैक किया गया था। उसके बाद इस चीज को रोकने के लिए 1956 के अंदर एक इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी बनाया गया था। अब ये आईएईए जो है, इसने रशिया को बहुत सारी वार्निंग्स वगैरह प्रोवाइड की रिसेंटली। यूक्रेन के जितने भी न्यूक्लियर वॉर्स हैं, जितने भी एक्चुअली न्यूक्लियर फेसेट्स वगैरह हैं, जितने भी न्यूक्लियर एस्टैब्लिशमेंट्स वगैरह हैं, उन सबसे दूर रहने के लिए। बट डिस्पाइट दीज वार्निंग्स, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के रिपीटेड वार्निंग्स के बावजूद रशिया यहां पर आसपास न्यूक्लियर जितने भी एस्टैब्लिशमेंट्स हैं उसके आसपास घूम रहा है। Now what does this shows? ये शो करता है कि कहीं ना कहीं रशिया को फर्क नहीं पड़ता है कि जो यूक्रेन का जो न्यूक्लियर एस्टैब्लिशमेंट है वो सही है या फिर नहीं है, सेफ है या फिर नहीं है। बिकॉज अगर एक चीज समझेंगे आप, तो यहाँ पर जितनी भी प्रॉब्लम्स वगैरह होंगी वो सबके सब यूक्रेन के सॉइल पे होने वाली है, राइट? अगर सोचे कोई अगर न्यूक्लियर एस्टैब्लिशमेंट अगर ब्लास्ट होता भी है, फिर कोई भी दिक्कत क्राइसिस आती भी है, तो यूक्रेन के सॉइल पे होगा, रशिया के सॉइल पे नहीं होगा। एंड दैट इज व्हाई रशिया यहाँ पर इस चीजों को समझने की कोशिश नहीं कर रहा है, राइट? इस चीज को करने की कोशिश नहीं कर रहा है। अपार्ट फ्रॉम दिस, लेट्स टॉक अबाउट द एनपीटी। एनपीटी की अगर बात करेंगे, इसे कहते हैं नॉन न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन ट्रीटी। देखिए, इसका सीधा सा मतलब यह है कि जिसके पास में न्यूक्लियर वेपन्स वगैरह प्रेजेंट है, वो किसी और कंट्री को न्यूक्लियर वेपन्स प्रोवाइड नहीं करेगा, सिंपल वर्ड्स में, ठीक है? अगर आप इस चीज को देखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर दो कंट्री ऐसे हैं, यूक्रेन और लीबिया, जिन्होंने रिसेंटली मतलब अपने न्यूक्लियर स्टेटस को छोड़ दिया था। अब अगर न्यूक्लियर स्टेटस को छोड़ दिया था, तो इन्होंने इस रिस्पेक्ट में छोड़ा था कि जो बाकी कंट्रीज हैं वो हमें पहली बात तो प्रोटेक्ट करेंगी, और सेकंड चीज, कोई भी न्यूक्लियर कंट्री हमारे ऊपर कभी भी अटैक नहीं करेगी। बट अगर आप देखेंगे तो रशिया ने यहाँ पर यूक्रेन के ऊपर अटैक किया हुआ है, और यूएस ने मतलब लीबिया के ऊपर अटैक कर दिया था। द पॉइंट इज, सोचिए, जिन्होंने न्यूक्लियर वॉर को छोड़ दिया, जिन्होंने न्यूक्लियर वेपन्स को छोड़ दिया, उनके ऊपर अटैक हो गया। बट ऐसी कंट्री जैसे ईरान हो गई, नॉर्थ कोरिया हो गया, जिन्होंने अपने न्यूक्लियर वेपन्स को नहीं छोड़ा, उनके ऊपर आज तक अटैक नहीं हुआ है। इनके ऊपर कभी भी कोई भी बहुत ही हार्श डिसीजन नहीं लिए गए, सिर्फ इनके ऊपर सैंक्शन लगा के छोड़ दिया जाता है। द पॉइंट इज, तो आगे जाकर जो डिफरेंट कंट्रीज वगैरह हैं उनको क्या सीख मिल रही है? क्या उनको न्यूक्लियर वेपन छोड़ने चाहिए फिर नहीं छोड़ने चाहिए? आई डोंट थिंक सो, बिकॉज बहुत सारी देखिए, अगर आप जो भी प्रैक्टिसेस वगैरह हो रही है उसको आप समझेंगे, तो सारी की सारी कंट्री को, मतलब जितने भी कंट्रीज है वो सब ये देख रही हैं कि ऐसी कंट्रीज जो कि अपने न्यूक्लियर वेपन्स को नहीं छोड़ रही है, उनके ऊपर अटैक नहीं हो रहा है, सिंपल वर्ड्स में। तो हर एक कंट्री अपने पास न्यूक्लियर पावर को रखना चाहेगी, राइट? उसके कारण जो हमारा न्यूक्लियर डेटरेंट का पॉलिसी है वो भी काम नहीं करेगा, हमारी न्यूक्लियर का प्रोलिफरेशन ट्रीटी का पॉलिसी वो भी काम नहीं करेगा, राइट? अपार्ट फ्रॉम दिस, लेट्स टॉक अबाउट टेररिज्म। देखिए, टेररिज्म अगर आप देखेंगे तो टेररिज्म को अगर आप इंटरनेशनल टर्म्स में बोलेंगे, दे आर कॉल्ड एज नॉन स्टेट एक्टर्स, ठीक है? नॉन स्टेट एक्टर्स बोलते हैं। नॉन स्टेट अगर आप नॉन स्टेट एक्टर्स को देखेंगे तो उसके अंदर सिर्फ टेररिस्ट नहीं आते हैं, बट कोई भी ऐसा पर्टिकुलर पर्सन जो कि कंसर्न्ड कंट्रीज का ना हो, उसे कहते हैं नॉन स्टेट एक्टर। मैं आपको एग्जांपल देता हूं।
अभी रशिया और यूक्रेन का वॉर चल रहा है। अब सोचिए अगर रशिया यूक्रेन के वॉर के बीच में अगर कोई थर्ड कंट्री का मेंबर आके इनको मतलब हेल्प करना स्टार्ट कर दे किसी भी कंट्री को, देन दे आर कॉल्ड एज नॉन स्टेट एक्टर्स। तो क्या आपको लग रहा है कि अभी रशिया यूक्रेन के बीच में बहुत सारे नॉन स्टेट एक्टर्स आ गए? यस, आ गए। मतलब मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल रशिया की बात करते हैं। रशिया ने यूक्रेन के अंदर जो डॉनबास रीजन है वहां पर बहुत दिनों से एक प्रो रशिया आर्म्ड मिलिशिया ग्रुप को ऑपरेट किया हुआ है। मतलब कि ऑलमोस्ट एक टाइप का आप समझ सकते हैं एक टेररिस्ट ग्रुप है जो कि रशियन मतलब फाइनेंसेस के द्वारा बैक किया जाता है और वो अभी यूक्रेन के अंदर काफी सारे प्रॉब्लम्स कॉज कर रहा है। तो ये तो हो गया रशिया की बात। अगर हम यूक्रेन को समझे तो जैसे ही रशिया ने यूक्रेन के ऊपर अटैक किया था तो जो यूक्रेन के प्रेसिडेंट है यानी कि ज़ेलेंस्की हैं, उन्होंने एक स्टेटमेंट बोला था। उन्होंने बोला था कि किसी भी पर्टिकुलर कंट्री मतलब कोई भी पर्टिकुलर कंट्री उसके अगर कोई मतलब कोई भी फाइटर्स वगैरह हैं, अगर वो चाहे तो आकर हमारी सपोर्ट कर सकते हैं, मतलब हमें इस वॉर में वॉलंटियर कर सकते हैं। और अगर आप इस चीज के बारे में जानते होंगे तो आप जानते होंगे कि बहुत सारे डिफरेंट कंट्रीज के लोग सब जो हैं, बहुत सारे ऐसे फाइटर्स वगैरह जो है जो लिटरली यूक्रेन के अंदर जाकर के यूक्रेन की तरफ से फाइट कर रहे हैं अगेंस्ट रशिया। बहुत सारे ऐसे लोग हैं। आपने रिसेंटली एक न्यूज सुना होगा वाली के बारे में, राइट? वाली, देखिए वाली इज एक टाइप का निकनेम है जो कि एक स्नाइपर को दिया गया है, एक टाइप का अमेरिकन स्नाइपर है जो कि माना जाता है कि वन ऑफ द वर्ल्ड का डेडलीस्ट स्नाइपर है। द पॉइंट इज, इस वाली ने रिसेंटली यूएस के ट्रुप्स को छोड़ करके, मतलब फॉर द टाइम बीइंग ऑब्वियसली कुछ दिनों के लिए यूएस के ट्रुप्स को छोड़ करके वो यूक्रेन गया हुआ है और यूक्रेन के अंदर जाकर वो यूक्रेन की तरफ से फाइट कर रहा है अगेंस्ट रशिया। तो आप समझ रहे हैं, यूएस का एक पर्सन जो कि यूएस का वन ऑफ द बेस्ट स्नाइपर्स है, वो जाकर यूक्रेन के लिए फाइट कर रहा है। देखिए, दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम जहां पर दूसरी कंट्री जो है एक दूसरे कंट्री के लिए फाइट कर रही है। इससे पहले एक स्पेनिश सिविल वॉर जो हुआ था 1930s के बीच में, माना जाता है कि उस टाइम में ऑलमोस्ट 50 कंट्री के डिफरेंट लोग जो है स्पेन के लिए फाइट करने गए हुए थे। तो पॉइंट इज कि ये प्रॉब्लम्स काफी दिनों से चल रही हैं, इस चीज को हमें सॉल्व करना बहुत जरूरी है। देखिए, अगर आप ब्रिटिश के फॉरेन सेक्रेटरी की बात करेंगे तो उन्होंने एक स्टेटमेंट बोला था। उन्होंने बोला था कि कोई भी अगर कंट्री, कोई भी अगर पर्सन ऐसा जो कि ब्रिटिश का है, मतलब जो कि यूके का है, और अगर वो जाकर के यूक्रेन के लिए वॉलंटियर करना चाहता है, फाइट करना चाहता है, तो हम उसे रोकेंगे नहीं। बट ऑब्वियस बात है, कुछ दिनों के बाद उसका ब्रिटिश का जो फॉरेन ऑफिस था, उन्होंने इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को पूरी तरीके से मना कर दिया। उन्होंने बोला कि कोई भी ऐसी, मतलब कोई भी ऐसा पर्सन जो कि यूके का है, वो यूक्रेन के पास नहीं जाएगा और उसको जाकर फाइट नहीं करेगा। बिकॉज ऑब्वियस सी बात, अगर आप देखेंगे तो इसके कारण प्रॉब्लम और ज्यादा बढ़ जाएगी ना। बिकॉज लगातार जो प्रॉब्लम्स है, अगर आपको प्रॉब्लम को छोड़ना है तो आपको अपने मतलब डिसआर्मामेंट करना होता है, राइट? वो वेपन्स को छोड़ना होता है। अगर आप वेपन्स को और ज्यादा इंक्रीज कर देंगे, ह्यूमन रिसोर्सेज को और ज्यादा इंक्रीज कर लेंगे, तो प्रॉब्लम और ज्यादा बढ़ जाएगी। देखिए, और भी बहुत सारे डिफरेंट कंट्रीज हैं, जैसे कि इंडिया हो गया। अगर आप इंडिया हो गए, आसपास के कंट्रीज हैं, उन लोगों को ये चीज एटलीस्ट इंश्योर करना होगा कि कोई भी नॉन स्टेट एक्टर्स जो है इस पर्टिकुलर वॉर को जोड़ते हैं, मतलब इस वॉर के अंदर ऐड नहीं करते हैं और ज्यादा इंक्रीज नहीं करते हैं। बिकॉज अगर और भी ज्यादा लोग जाकर इस पर्टिकुलर वॉर के अंदर पार्टिसिपेट करेंगे तो ये वॉर का प्रॉब्लम और ज्यादा इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। सिमिलरली, अगर हम फ्रेगमेंटेशन के बारे में बात कर रहे हैं तो वी शुड आल्सो टॉक अबाउट द इकोनॉमिक सैंक्शंस, राइट? इकोनॉमिक सैंक्शन की बात करेंगे तो यूएस हो गया, यूके हो गया, ईयू हो गया, इन लोगों ने काफी सारे यहां पर फ्रेगमेंटेशन लगा रखे हैं। अब कुछ ऐसे चीजें हैं, कुछ ऐसे एस्टैब्लिशमेंट्स हैं जिसके ऊपर अभी तक कोई भी सैंक्शन नहीं लगाया गया है, जैसे कि जो रशिया के बिग बैंक्स हैं, जैसे कि स्बर बैंक हो गया, गैसप्रोम बैंक हो गया, जो भी एनर्जी एजेंसीज वगैरह रशिया के, इनके ऊपर कोई भी सैंक्शन नहीं लगाया गया है। बिकॉज इनका ऑब्वियसली डायरेक्टली इंटरेस्ट है वेस्टर्न कंट्री के अंदर। अगर इन सारे के सारे बैंक्स के ऊपर कहीं ना कहीं अगर लग जाएगा, ये जो भी सैंक्शन वगैरह लग जाएंगे, तो वेस्टर्न कंट्री को यहाँ पर घाटा होना स्टार्ट हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं, हर एक डिसीजन अभी भी खुद के सेल्फ इंटरेस्ट से यहाँ पर लिया जा रहा है, ठीक है? वो जो आपको वो वाला आई होप स्टेटमेंट याद होगा कि जो इंटरनेशनल रिलेशन होता है उसमें कोई भी कंट्रीज होता है किसी का परमानेंट फ्रेंड नहीं होता है, किसी का एनिमी नहीं होता है। हर एक कंट्री जो है अपने खुद के सेल्फ इंटरेस्ट के लिए काम करता है। अब अगर आप समझेंगे तो रशिया को ऑलमोस्ट मॉनेटरी फाइनेंशियल सिस्टम से पूरी तरीके से काट दिया गया है। स्विफ्ट पेमेंट से काट दिया गया है, मास्टर कार्ड, वीजा, अमेरिकन एक्सप्रेस से काट दिया गया है। जो स्पेसिफिक रशिया के बिजनेस है मतलब वहां से उनको कट कर दिया गया है। मैकडोनल्ड्स, कोका, पेप्सी, ऐसे गूगल हो गया, एप्पल हो गया, इन सब के सब अपनी कंपनीज ने अपने प्रोडक्ट्स को रशिया के अंदर बेचना बंद कर दिया है। द पॉइंट इज, रशिया को यहां पर हर तरफ से काटने की कोशिश की जा रही है। रशिया का रिएक्शन क्या है? देखिए, एक बात यह है कि रशिया के ऊपर अगर आप इकोनॉमिक सैंक्शन लगाओगे तो रशिया भी कहीं ना कहीं पुश बैक करेगा। तो पहला पुश बैक तो आपको याद होगा, हमने कल या परसों बात की थी, जहां पर हमने देखा था कि रशिया ने बहुत सारे डिफरेंट कंट्री को अपना एक्सपोर्ट वगैरह देना बंद कर दिया, एक्सपोर्ट के ऊपर बैन्स लगा दिए। अपार्ट फ्रॉम दिस, रशिया ने क्या किया है, चाइना, इंडिया और जो ईस्टर्न हेमिस्फीयर है उनके साथ अपने रिलेशनशिप को धीरे धीरे इंप्रूव करेगा। रशिया क्या करेगा, उनके साथ अपने ट्रेड को इंक्रीज करेगा। जैसे कि एग्जांपल S-400 जो मिसाइल डिफेंस है डील जो इंडिया और रशिया के बीच में साइन हुई है, उसका सारा का सारा जो मतलब जो पेमेंट हुआ है, दैट हैज बीन डन इन रूपी रूबल मैकेनिज्म। मतलब क्या है इसका? देखिए, रूपी इंडियन करेंसी, रूबल जो है रशियन करेंसी है। तो अभी तक जितना भी होता था वो सब के सब यूएस डॉलर की करेंसी के अंदर होता था, बट अब इसको छोड़ करके रुपये और रूबल के मैकेनिज्म के लिए लगातार इंक्रीज हो रही है। सिमिलरली, अगर आप मास्टर कार्ड, वीजा, जो ये सब है, अमेरिकन एक्सप्रेस, अगर ये सब बंद हो गई है तो रशिया ने क्या किया, चाइना का जो यूनियन पे सिस्टम है उसको यूज करना स्टार्ट कर दिया अपने ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के लिए। तो पॉइंट इज कि रशिया के पास यहाँ पर सॉल्यूशंस हैं। रशिया ने अपने ऑप्शंस ऑलरेडी ढूंढ के रखे हुए हैं। अगर आप सोचिए, अब अगर यहाँ पे रूबल और रुपये के बीच का यहाँ पर डॉलर हो रहा है, मतलब जो आपस में ट्रांजेक्शन हो रहा है, डॉलर को आपने यहाँ पे छोड़ दिया। सिमिलरली, चाइनीज यूनियन पे को आप यूज कर रहे हैं, मास्टर कार्ड, वीजा, अमेरिकन एक्सप्रेस को आपने अगेन छोड़ दिया। इसके कारण क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं एक नॉन डॉलर सिस्टम इमर्ज हो रहा है। उसके कारण जो यूएस का जो यूनिपोलर वर्ल्ड का जो सपना है ना, वो पूरी तरीके से उतना मतलब अचीव नहीं हो पाएगा। बिकॉज एक ना एक दिन जाकर के जितना भी सपना है सब टूट जाएगा और यूनिपोलर वर्ल्ड जो है वो मल्टीपोलर के बीच में डिवाइड हो जाएगा।
फाइनली वेस्टर्न ऑब्जेक्टिव क्या है? वेस्टर्न ऑब्जेक्टिव है रशिया को आइसोलेट करना सोशली और कल्चरली, ताकि इसको पूरे के पूरे ग्लोबल ऑर्डर से बाहर निकाल जाए, मतलब बाहर निकाल दिया जाए। उसके लिए अगर आप एक चीज समझेंगे यहां पर, देखिए यूएस हो गया, यूके हो गया, जर्मनी हो गया, उन्होंने लगातार एक चीज बोला है कि वो रशियन सिटीजन से फाइट नहीं कर रहे हैं। बट सोचिए, वो रशियन सिटीजन से फाइट नहीं कर रहे हैं, सिर्फ उनके जो लीडर्स वगैरह उनसे फाइट कर रहे हैं। बट अगर आप जो इकोनॉमिक सैंक्शन की बात करेंगे तो क्या ये सैंक्शन सिर्फ और सिर्फ उनके लीडरशिप के ऊपर है? अगर सोचिए ईयू ने अगर सारे के सारे रशियन ओन्ड, रशियन कंट्रोल्ड, रशियन रेजिस्टेंस प्लेन्स जितने भी एरोप्लेन्स वगैरह हैं उनको ईयू के एयर स्पेस से पूरी तरीके से बंद कर दिया है, तो यहां तो आपको नहीं लग रहा कि जो सिटीजन है, नॉर्मल सिटीजन है, उनकी ट्रैवलिंग बंद हो गई? अगर कोई पर्सन प्लेन को यूज करके एक कंट्री से सेकंड कंट्री जाना चाहता है, वो पूरी तरीके से बंद हो गया, पूरी तरीके से कटेल हो गया। दीज आर द प्रॉब्लम्स दैट वी आर टॉकिंग अबाउट। और ये अगर आप समझेंगे तो हिस्टोरिकल प्रेसिडेंट के मतलब बिना नहीं हुआ है। अगर आप जो यूक्रेन के प्रेसिडेंट देखेंगे, जो आपको याद होगा यूक्रेन के प्रेसिडेंट ने कुछ दिनों पहले यूरोपियन यूनियन के बीच में एक स्पीच दिया था। दैट स्पीच वाज कॉल्ड एज फाइट टू द एंड स्पीच। और ये स्पीच जो है वो विंस्टन चर्चिल की स्पीच थी, जो कि उन्होंने रीट्रेट की थी, फिर से बोला था। नो, विंस्टन चर्चिल ने एक स्टेटमेंट बोला था, उन्होंने बोला था कि अगर वर्ल्ड की सेफ्टी चाहते हो ना तो उससे पहले आपको हर एक कंट्री की सेफ्टी को देखना होगा। इसी बात को यहां पर यूक्रेन ने बोला था कि अगर आपको पूरे वर्ल्ड के ऑर्डर को मेंटेन करके रखना है तो पहले यूक्रेन का सेफ्टी भी उतना इंपॉर्टेंस है। अगर आप यूक्रेन की सेफ्टी को ध्यान नहीं देंगे तो रशिया उसको पूरी तरीके से, हो सकता है कि कल को पूरी तरीके से मतलब ब्लास्ट कर दे, यूक्रेन को पूरी तरीके से हरा दे, और उसके बाद शायद वर्ल्ड ऑर्डर फिर से सेम जैसा नहीं हो पाएगा। नाउ अगर आप पिछले 2 हफ्तों को देखेंगे, 2-3 हफ्तों को देखेंगे, जब से रशियन और यूक्रेन का बीच का टेंशन स्टार्ट हुआ है, तब से 1945 से लेकर 1990 के बीच में जितने भी हमने कोल्ड वॉर का टाइम्स देखा था, हमने बहुत सारे ट्रीटीज का टाइम देखा था, स्टार्ट 1, स्टार्ट 2, ऐसे बहुत सारे ट्रीटीज थे, वो सब के सब ट्रीटी कहीं ना कहीं पूरी तरीके से इनइफेक्टिव हो चुकी है। और जो हमारा इंटरनेशनल ऑर्डर है वो पूरी तरीके से फ्रेगमेंट हो गया, पूरी तरीके से टूट हो गया है। तो अभी तक हम जो ग्लोबलाइजेशन की बात करते थे कि हमारा जो वर्ल्ड है एक ग्लोबल विलेज है, अब वो फिर से ग्लोबलाइजेशन मतलब डीग्लोबलाइजेशन की तरफ जा रहा है। मतलब कि ये ग्लोबलाइजेशन भी अब कहीं ना कहीं ब्रेक हो रहा है, जहां पर जो ग्लोबल टेंडेंसीज थी वो कहीं ना कहीं पीछे जा रही है। सोचिए ग्लोबल टेंडेंसी के पीछे जाने का मतलब क्या है? जो सारी की सारी कंट्री एक साथ मिलकर ट्रेड क्या करती थी, अब क्या हो रहा है? रीजनल ब्लॉक्स बन रहे हैं। रीजनल ब्लॉक्स मतलब रशिया यहां पर कुछ कंट्री के साथ ट्रेड कर रहा है, यूएसए कुछ के साथ ट्रेड कर रहा है, इंडिया कुछ के साथ ट्रेड कर रहा है। दे आर नॉट ट्रेडिंग विद एवरीवन के साथ अगर हम ट्रेड करते हैं दैट वुड हैव बीन कॉल्ड एज ग्लोबलाइजेशन, बट यहां पर हम कुछ के साथ कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज डीग्लोबलाइजेशन। अगर आप इंडिया का रिस्पांस देखेंगे, इंडिया लगातार एब्सटेन कर रहा है। देखिए हो सकता है कि इंडिया को एब्सटेन करने से शॉर्ट टर्म में बहुत ही सेफ्टी मिल रही हो कि इंडिया के ऊपर ऑब्वियसली कोई अटैक नहीं हो रहा है, इंडिया इस वॉर के अंदर इन्वॉल्व नहीं हो रहा है। बट अगर आप लॉन्ग टर्म देखेंगे, और इंडिया का जो सपना है ना एक विश्व गुरु बनने का, अगर इंडिया को विश्व गुरु बनना है तो उसके लिए कोई भी ऐसा कंट्री विश्व गुरु कभी बन ही नहीं सकता है जो कि ग्लोबल ऑर्डर को मेंटेन नहीं कर पा रहा है। सोचिए रशिया और यूक्रेन के बीच का वॉर चल रहा है, हमारे लिए बेस्ट सॉल्यूशन क्या है? बेस्ट सॉल्यूशन ये है कि इंडिया इसके अंदर मीडिएट करे, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करे, ना कि रशिया मतलब ना कि किसी कंट्री की मतलब तरफ स्टेटमेंट देना स्टार्ट कर दे, एंड दैट टू नोइंग कि वो कंट्री गलत कर रही है। वी ऑल नो कि रशिया यहाँ पे गलत कर रही है, इसके बावजूद इंडियन जो गवर्नेंस है वो अभी तक मतलब कहीं ना कहीं प्रोएक्टिव हो रही है, मतलब इसके अगेंस्ट ही, रशिया के अगेंस्ट ही। अगर इंडिया को लॉन्ग टर्म में एक स्ट्रॉन्ग ग्लोबल ऑर्डर बनाना है, इंडिया को अगर खुद एक विश्व गुरु बनना है, एक टाइप का वर्ल्ड का टीचर बनना है, तो उसके लिए इस पर्टिकुलर चीज को अपहोल्ड करना, स्ट्रेंथन करना और ग्लोबल ऑर्डर को री इन्वेंट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जहां पर कुछ न्यू कंट्रीज यहां पर सामने इमर्ज होंगी। अब उसके अंदर इंडिया इमर्ज होगा या नहीं होगा, दैट टाइम विल ओनली टेल, बिकॉज यहां पर इंडिया का जो अप्रोच रहा है दैट हैज नॉट बीन गुड। इंडिया यहां पर रशिया का सपोर्ट करके कहीं ना कहीं अपने आपको बैकफुट पोस्ट में धकेल दिया है। ठीक है, सो दिस वाज द फर्स्ट ट्यूटोरियल जो कि हमने काफी डिटेल के अंदर बात की। आई होप आपको चीजें समझ आ रही हैं। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। यहां हम बात करने वाले हैं इस वॉर के कोल्ड फैक्ट्स क्या क्या है, अपार्ट फ्रॉम दिस इसका इंडिया के ऊपर क्या क्या इंपैक्ट पड़ा है, ठीक है, किस तरीके से हमारा जो ग्लोबल पावर है, पावर का मैकेनिज्म है, किस तरीके से चेंज हो रहा है। नाउ देयर वाज अ पर्सन इन चाइना कॉल्ड एज माओ। ठीक है, माओ के बारे में आपने सुना होगा। माओ वो है जिन्होंने अभी का जो मॉडर्न चाइना है उसका नींव रखा था। ठीक है, उन्होंने एक स्टेटमेंट कहा था, उन्होंने कहा था कि दैट देयर इज नो फाइनल टीचर ऑफ वॉर देन वॉर। अगर आपको वॉर के बारे में कुछ सीखना है ना, देन यू नीड टू गो टू द वॉर। सिंपल सी बात में, जैसे सपोज हमारे लिए ये कैसे काम करता है, अगर आपको यूपीएससी का, अगर आपको जैसे आप अगर प्रीलिम्स दे रहे हैं, अगर आपको प्रीलिम्स का रियल एनवायरनमेंट चाहिए ना, तो आपको बैठ के प्रीलिम्स देना पड़ेगा। ओनली देन यू विल फील द प्रेशर, ओनली देन यू विल फील द हार्डशिप्स, एंड ओनली देन यू विल फील किस टाइप की सिचुएशन में अगर आप उस टाइम मतलब होते हो, तो आपको सिर्फ तभी समझ आएगा जिस टाइम आप सच में उस पर्टिकुलर प्रीलिम्स के अंदर बैठे हो। द सेम थिंग गोज हियर कि अगर आपको वॉर के बारे में सीखना है तो वॉर में जाना होगा आपको। ठीक है, अगर आप इसी पर्टिकुलर पर्सपेक्टिव से इंडिया का अगर आप पोजीशन देखेंगे तो जियोपॉलिटिक्स की, तो उसको हम तो चेक करने की कोशिश करते हैं कि इंडिया का पोजीशन राइट नाउ क्या है। देखिए एक चीज समझिए, जो ग्लोबल ऑर्डर है ना, उसके अंदर एक चीज जो है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज पावर। जिस पर्टिकुलर कंट्री के पास पावर है ना, वो माइटी है, वो स्ट्रांग है। जिसके पास पावर नहीं है, सिंपली वो वीक है। एक स्टेटमेंट है कि देखिए सही वो होता है ना जो कि पावरफुल बोलता है। फिर से देखिए, जो पर्सन, देखिए मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जैसे सपोज 2 पर्सन है, एक है पावरफुल, एक है वीक। पावरफुल जो भी बोलेगा ना, दैट विल बी राइट, एंड वीक जो भी बोलेगा, भले ही वो कितना भी सही हो, दैट विल डेफिनेटली बी परसीव्ड एज रॉन्ग। राइट, मैं आपको फिर से एक बार समझाता हूं। जैसे सपोज अभी इंडिया है और नेपाल है,
ठीक है। अगर इंडिया और नेपाल में अगर आप कंपैरिजन करेंगे तो इंडिया इज ऑब्वियसली मच स्ट्रॉन्गर, राइट। अब इंडिया अगर कोई भी स्टेटमेंट बोलेगा, जस्ट सपोज सार्क कंट्री के लिए, सार्क के अंदर आप जानते हैं इंडिया नेपाल दोनों ही मेंबर्स है, राइट। तो अगर इंडिया कोई भी मेंबर मतलब कोई भी ऐसा सजेशन देता है कि हमें सार्क के अंदर ये चीजें करनी चाहिए, तो क्या अगर कोई चीज इंडिया बोलता है वो चीज मानी जाएगी, या फिर कोई चीज नेपाल बोलता है कि हमें ये चीज करना चाहिए वो माना जाएगा? मोस्ट प्रोबेबली दैट विल बी इंडिया जिसका चीज माना जाएगा, बिकॉज इंडिया के पास ज्यादा पावर है एज कंपेयर टू नेपाल। सिमिलरली एक स्टेटमेंट है, व्हाइल द स्ट्रॉन्ग डू व्हाट दे कैन एंड द वीक सफर व्हाट दे मस्ट। जो स्ट्रॉन्ग होते हैं ना वो जो कुछ भी करते हैं वो अपने हिसाब से करते हैं, बट जो वीक होते हैं उनको इस चीज सफर करनी पड़ती है, वो हर चीजों को अपने हिसाब से नहीं कर पाते हैं। ये सब का सब कहीं ना कहीं पावर की इंपॉर्टेंस को शो कर रहा है। अब जस्ट रिमेंबर कि पावर जो होता है दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन द इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। अपने आपको पावरफुल शो करना होता है। इफ यू आर नॉट एबल टू शो योरसेल्फ एज अ पावरफुल कंट्री, तो आपकी कोई भी इंपॉर्टेंस ग्लोबल ऑर्डर के अंदर नहीं रहेगी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट पावर। पावर जो होता है दो टाइप का होता है, वन इज कॉल्ड एज हार्ड पावर एंड वन इज कॉल्ड एज सॉफ्ट पावर। सॉफ्ट पावर को आप सिंपल वर्ड्स में हेजेमनी बोलते हैं, हेजेमनी को आप सिंपल वर्ड्स में डिप्लोमेसी बोलते हैं, ठीक है। हार्ड पावर का मतलब क्या है? हार्ड पावर का आप जैसे नाम से समझ सकते हैं मिलिट्री स्ट्रेंथ, ठीक है। अगर आप मिलिटरीली किसी के ऊपर अटैक करते हैं, दैट थिंग इज कॉल्ड एज आप अपना हार्ड पावर शो कर रहे हैं। अगर आप हेजेमोनिकली यानी कि आप डिप्लोमेटिकली किसी पर्टिकुलर कंट्री को कुछ करने के लिए मना लेते हैं, दैट थिंग इज कॉल्ड एज सॉफ्ट पावर एंड दैट थिंग इज सिंपली कॉल्ड एज कि आपने डिप्लोमेटिकली या फिर हेजेमनी को यूज करके आपने ये चीजों को किया है। नाउ अभी राइट नाउ जो यूक्रेन के ऊपर अटैक हुआ है उसका एक चीज तो समझ आ गया, उसमें पावर का जो शो ऑफ है वो बहुत ज्यादा हो रहा है। हर एक कंट्री अपने अपने पावर को शो कर रही है। यहाँ पर यूक्रेन अपने पावर को शो कर रहा है, रशिया अपने पावर को शो कर रहा है। रशिया इनडायरेक्टली, अच्छा सोचिए, रशिया ने यहाँ पे यूक्रेन के ऊपर अटैक क्यों किया है? क्या रशिया को यूक्रेन से कोई प्रॉब्लम है? नो, रशिया को यूक्रेन से कोई प्रॉब्लम नहीं है, रशिया को वेस्टर्न कंट्री से प्रॉब्लम है। बट रशिया ऑब्वियसली डायरेक्टली वेस्टर्न कंट्री के साथ अभी कोई भी वॉर नहीं कर सकता, बिकॉज रशिया इस पोजीशन के अंदर नहीं है अभी, बिकॉज रशिया इज लेस पावरफुल एज कंपेयर टू वेस्टर्न कंट्रीज। अगेन कम्स द कंसेप्ट ऑफ पावर। तो रशिया एग्जैक्टली फिर यूक्रेन के ऊपर अटैक क्यों कर रहा है? बिकॉज रशिया यूक्रेन के थ्रू वेस्टर्न कंट्रीज को ये शो करना चाहता है कि हमारे पास कितनी पावर है। These are the things जो कि हमें समझनी होंगे, ठीक है। सो रशिया एक्चुअली यूक्रेन के ऊपर इसलिए अटैक नहीं कर रहा है बिकॉज रशिया उसको यूक्रेन से कुछ चाहिए, बट वो इसलिए कर रहा है ताकि वो एक्चुअली जितने भी वेस्टर्न कंट्रीज उसको शो कर सके कि हमारे पास कितनी पावर्स है। यहाँ पर हम दो चीजों के बारे में बात करते हैं, जो ऑथर है वो दो चीजों के बारे में बात करते हैं, समझते हैं। फर्स्ट चीज, किसी भी कंट्री का जो वाइटल इंटरेस्ट है, किसी भी कंट्री के जो अपने खुद के इंटरेस्ट है, दैट कैन बी प्रोटेक्टेड ओनली बाय दैट नेशन इटसेल्फ। अगर मेरा कोई इंटरेस्ट है ना तो वो सिर्फ मैं ही उसको मतलब फुलफिल कर सकता हूं। सिमिलरली अगर कोई इंडिया का इंटरेस्ट है उसको सिर्फ और सिर्फ इंडिया ही फुलफिल कर सकता है, कोई रशिया का इंटरेस्ट है उसको सिर्फ रशिया फुलफिल कर सकता है, कोई यूक्रेन का इंटरेस्ट है उसको सिर्फ यूक्रेन फुलफिल कर सकता है। इसी को समझिए। यूक्रेन का अगर आप एग्जांपल लेंगे, वॉर से पहले बहुत सारे प्रोमिसेस मतलब किए गए थे कि हम आपको आर्म सप्लाई करेंगे, आपको हम इंटेलिजेंस प्रोवाइड करेंगे, हम आपको बहुत सारा फोर्सेस प्रोवाइड करेंगे, मिलिट्री सपोर्ट देंगे, आपको आर्म सपोर्ट देंगे, आपको पर्सनल सपोर्ट देंगे। द पॉइंट इज कुछ भी ऐसा नहीं हुआ। राइट नाउ इट इज द यूक्रेनियंस हु आर फाइटिंग विद रशिया राइट नाउ, और यूक्रेन के यहाँ पर सपोर्ट करने वाला बहुत ज्यादा कोई आ नहीं रहा है। कुछ इंडिविजुअल कंट्रीज जा रही होंगी, उनको ह्यूमैनिटेरियन एड्स वगैरह प्रोवाइड कर रहे हैं, बट द पॉइंट इज मिलिट्री सपोर्ट यूक्रेन को कोई भी प्रोवाइड नहीं कर रहा है। सिमिलरली देयर इज अ ग्रुप कॉल्ड एज नेटो। यूक्रेन, अच्छा ये सारी फाइट हो क्यों रही है? बिकॉज यूक्रेन वांटेड टू बी अ मेंबर ऑफ नेटो और रशिया इस चीज को अपोज कर रहा है, और यहां तक कि यूएस और जो बाकी कंट्री है वो भी चाहते थे कि यूक्रेन जो है नेटो का मेंबर बन जाए। सोचिए, अगर वो चाहते थे कि नेटो का मेंबर बन जाए और यूक्रेन भी चाहता था कि नेटो का मेंबर बन जाए, और रशिया अगर इसको वॉर कर रहा है, रशिया अगर आकर इसको मतलब अटैक कर रहा है, तो ना ही यूएसए ना ही नेटो का कोई और मेंबर आकर के यहां पर यूक्रेन को बचाने की कोशिश कर रहा है। सोचिए, मतलब आप अगर एक पर्टिकुलर ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो क्या उस ग्रुप की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती है आपको बचाने की? बट राइट नाउ ना ही नेटो ने यहाँ पे कुछ भी किया, ना ही यहाँ पर यूएसए ने कुछ भी किया, सिर्फ 4 सैंक्शन लगा के बैठे हुए हैं, और जिससे कि रशिया को कोई भी बेसिकली फर्क नहीं पड़ रहा है। तो अगर आप इस चीज का समझेंगे तो इसका एक बहुत ही स्टार्क कहीं ना कहीं एक इसका इंपैक्ट होने वाला है अभी आने वाले फ्यूचर के अंदर। देखिए, ये तो बहुत छोटी सी चीज है कि ठीक है राइट नाउ यूक्रेन के ऊपर मतलब यूक्रेन की किसी ने हेल्प नहीं की, बट अगर यूक्रेन की किसी ने हेल्प नहीं की है तो एक चीज समझिए कि क्या आगे जाकर के जो बाकी नेटो कंट्रीज हैं वो इस बात पे भरोसा कर सकते हैं कि अगर किसी दूसरी कंट्री ने उनके ऊपर अटैक कर दिया तो यूएसए उनको बचाने के लिए आएगा? फिर सोचिए, देयर आर सम कंट्रीज, जापान, साउथ कोरिया, ताइवान, ये सब बहुत ही छोटी कंट्रीज हैं। अगर आप तीनों में देखें तो एक चीज कॉमन है, तीनों ही चाइना के बहुत ही पास है, और चाइना के साथ तीनों के कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बॉर्डर डिस्प्यूट्स है, जहां पे चाइना कुछ क्लेम करता है और ये तीनों कंट्री अपने अपने रिस्पेक्टिव एरियाज के अंदर कुछ ना कुछ क्लेम करती है। ताइवान का यहाँ पर सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है। हमें एक सबसे बड़ा फियर ये है कि ऐसा ना हो कि कल को जैसे रशिया और यूक्रेन का वॉर फिनिश हो वैसे ही चाइना यहाँ पर ताइवान के ऊपर अटैक कर दे, बिकॉज दिस इज अ पॉसिबिलिटी। भले ही बहुत दूर की पॉसिबिलिटी हो, बट दिस इज अ पॉसिबिलिटी, चाइना ऐसा कर भी सकता है। सोचिए, अगर ताइवान के ऊपर अटैक हो जाता है, वी नो कि ताइवान जो है दैट इज एक्चुअली पार्ट ऑफ इसका जो यूएसए के जितने भी अलाइज होते हैं उसका पार्ट है एक टाइप का ताइवान। सो क्या यूएसए यहाँ पर बचाने के लिए ताइवान को आएगा? क्या ताइवान को बचाने के लिए यूएसए अपने खुद की कंट्री को यहाँ पर कहीं ना कहीं प्रॉब्लम में डालेगा? वी डोंट थिंक सो। अभी हम रिसेंटली एग्जांपल तो हम देख ही रहे हैं, यूक्रेन जैसा एक कंट्री जिसने लगातार यूके मतलब यूएस के सपोर्ट में रहा है, अभी जब यूक्रेन को जरूरत है तो यूएसए इसको बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर रहा है। नो,
कुछ इंडिया का एक्सपीरियंस देखते हैं। इंडिया का एक्सपीरियंस भी कहीं ना कहीं सिमिलर रहा है, जिस तरीके से अभी यूक्रेन फाइट कर रहा है ना, यूक्रेन अपने एग्जिस्टेंस के लिए फाइट कर रहा है, सिमिलरली इंडिया अपने एग्जिस्टेंस के लिए फाइट कर रहा था। 1962 का आपको वॉर पता होगा, जहां पर इंडिया और चाइना के बीच में वॉर हो गई थी। इंडिया और चाइना के वॉर के टाइम में इंडिया उस टाइम मिलिटरिकली बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं था, तो उसने इंडिया ने क्या किया, इंडिया ने रशिया से सपोर्ट मांगी थी, बट रशिया ने उस टाइम सपोर्ट देने से पूरी तरीके से मना कर दिया था। इनफैक्ट रशिया जो है उसने मतलब उस टाइम चाइना को सपोर्ट किया था। सेकंड चीज, जब रशिया को सपोर्ट मतलब इससे सपोर्ट नहीं मिला तो इंडिया वेंट टू द सेकंड पावर यानी कि यूएसए। यूएसए जाकर सपोर्ट मांगा। यूएसए बोलता है कि हम आपको मॉरली सपोर्ट कर रहे हैं, हम आपको लॉजिस्टिकली सपोर्ट कर रहे हैं, बट आपको हम मिलिटरी सपोर्ट नहीं कर सकते। मतलब यहां पर भी जब चाइना ने अटैक किया था उस टाइम, डिस्पाइट द फैक्ट कि चाइना उस टाइम किसी भी टाइप का पावर नहीं था, चाइना उस टाइम बहुत ही एक टाइप का स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी नहीं थी, बहुत ही वीक इकोनॉमी थी, नॉर्मल सी इकोनॉमी थी, बिकॉज उनका 1949 में उनका भी इंडिपेंडेंस हुआ है। बट डिस्पाइट दिस फैक्ट यूएसए ने हमारा सपोर्ट नहीं किया था चाइना के लिए। सेम चीज देखिए, हम भी यही फेस कर रहे हैं, जब जो प्रॉब्लम अभी यूक्रेन फेस कर रहा है सेम चीज हमने मतलब यहां फेस किया। 1962 में इंडिया चाइना का वॉर हुआ। अभी एग्जैक्टली किसी को पता नहीं कि इसका आउटकम क्या हुआ, बट कहीं ना कहीं माना जाता है कि इंडियन मिलिट्री इस चीज के अंदर पीछे हो गई थी, राइट। हम इसके अंदर बहुत ज्यादा चीजों को अपने कैप्चर के अंदर नहीं कर पाए थे। चाइना ने हमारे मतलब प्लेसेस के अंदर घुस के हमारे एरिया को कैप्चर कर लिया था। तो इस पर्टिकुलर वॉर को हमारे यहाँ कहीं ना कहीं एक फेलियर का नाम दिया जाता है। फेलियर नॉट इन द टर्म्स कि हमारे मिलिट्री ने हार मान ली थी, आर मिलिट्री डिड नॉट सरेंडर्ड, जस्ट रिमेंबर वन थिंग, ठीक है। हमारी मिलिट्री ने सरेंडर नहीं किया था, बट द पॉइंट इज कि हमारे मिलिट्री ने बहुत सारे अपने एरिया को कैप्चर नहीं कर पाई थी। इस चीज के लिए हमारे इस पर्टिकुलर वॉर को फेलियर बोला जाता है। बट 1962 के वॉर के कारण जो पंडित नेहरू उस टाइम थे उनको एक ही समझ आ गई कि हम किसी और कंट्री के ऊपर तो डिपेंडेंट हो नहीं सकते, बीट रशिया, बीट यूएसए या फिर वर्ल्ड की कोई भी कंट्री हो, हम उसके ऊपर यहाँ पर डिपेंडेंट नहीं हो सकते हैं। 1962 से इंडिया ने अपना रिसर्च एंड डेवलपमेंट स्टार्ट किया मिलिट्री के टर्म्स में, और 1965 होते होते 1960 मतलब 3 साल के अंदर इंडिया ने अपने मिलिट्री इक्विपमेंट्स को काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर लिया था। 1965 में आप जानते हैं 1965 में फिर से एक बार इंडिया पाकिस्तान का वॉर होता है, और उस टाइम इंडिया किसी और कंट्री के ऊपर डिपेंडेंट नहीं था। इस बार इंडिया अपने खुद की मतलब अपने खुद के चीजों के लिए फाइट करने के लिए रेडी था, और इंडिया ने अपने आप को एक बार बिग वे की तरह इंडिया पाकिस्तान को मतलब इंडिया ने पूरी तरीके से फेल कर दिया, मतलब पाकिस्तान को बुरी तरीके से हरा के उसने वापस कर दिया। एंड इंडिया अगेन एक चीज को समझ गई कि अगर आपको मतलब खुल के अगर सेल्फ सफिशिएंट अगर आप होते हैं तो आपको किसी और कंट्री की जरूरत नहीं पड़ती है। सिमिलरली 1971 में फिर से पाकिस्तान ने अटैक किया। आप जानते हैं वहां पे जो बांग्लादेश लिबरेशन वॉर हुआ था, और इंडिया इस बार आउटराइटली गई, और इंडिया ने सिर्फ कहते हैं कि 21 डेज के अंदर इस पर्टिकुलर वॉर को फिनिश कर दिया था। दिस वॉर कुड नॉट इवन लास्ट अ मंथ, ठीक है। दिस वाज द काइंड ऑफ कैपेबिलिटी ऑफ इंडिया जो कि इंडिया ने यहाँ पे बांग्लादेश के अंदर यानी कि जो ईस्टर्न पाकिस्तान था उस पर्टिकुलर टाइम में वहां पे शो की थी। 1974 होते होते इंडियन लीडरशिप को एक चीज समझ आ गई थी कि अगर हमें और ज्यादा स्ट्रांग बनना है तो हमें मिलिट्री और स्ट्रांग बनना होगा। सिर्फ सॉफ्ट पावर बनके हमें हमारे यहाँ से कोई काम नहीं हो पाएगा। देखिए, अगर आप सॉफ्ट पावर समझेंगे तो इंडिया उसके अंदर बहुत ही स्ट्रांग था। इंडिया ने नाम की पॉलिसी हमेशा फॉलो की थी, इंडिया ने हमेशा गांधी जी का पीसफुल पॉलिसी यूज किया था, नॉन वायलेंस यूज किया था। सॉफ्ट पावर में इंडिया बहुत आगे था, बट हार्ड पावर में 1965 में इंडिया उतना स्ट्रांग नहीं था। उसके कारण कहीं ना कहीं चाइना के अगेंस्ट हम पीछे हो गए थे। बट 1965 के बाद आज तक हम लोग पीछे मुड़ के नहीं देखे हैं। 1974 में हमारी इंडिया के लीडर्स को यह चीज समझ आई कि इंडिया को अगर और ज्यादा स्ट्रांग करना है तो इंडिया की साइंटिफिक कैपेबिलिटी को, इंडिया की मिलिट्री कैपेबिलिटी को और ज्यादा स्ट्रांग करना होगा, ठीक है। उसके लिए हमने एक पीसफुल न्यूक्लियर एक्सप्लोजन करने की कोशिश की 1974 में, बट वी फेल्ड। 1974 में हम फेल हो गए। 1988 मतलब ऑलमोस्ट 24 साल के बाद हमने दोबारा कोशिश की। 1998 में वी वर सक्सेसफुल, और हमने यहां पर स्माइलिंग बुद्धा ऑपरेशन किया और हमने अपना खुद का एक न्यूक्लियर स्टेटस बना लिया। पॉइंट इज इंडिया एक न्यूक्लियर कंट्री बन गई। 1998 के बाद आप जानते हैं क्या हुआ? 1998 के बाद सबसे बड़ी चेंज हुआ है वो इंडिया का इमेज वर्ल्ड लेवल पे पूरी तरीके से चेंज हो गया। इंडिया को इससे पहले एक बहुत ही वीक पावर की तरह माना जाता था। 1998 होते ही इंडिया एक ग्लोबल पावर की तरह इमर्ज होना स्टार्ट हो गया। 1998 के बाद इंडिया की जो बातें हैं वो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर यूएस के सामने वो सब बातें सुनने लगे। जिस पर्टिकुलर यूएसए ने 1965 में, 1971 में, यहां तक कि 1999 में जो कारगिल वॉर हुआ था उस टाइम जो इंडिया ने सपोर्ट मांगे थे यूएसए से, जिस यूएसए ने मतलब सपोर्ट करने से हमें मना कर दिया था, वही यूएसए आज राइट नाउ इंडिया के सपोर्ट में बैठा हुआ है। 2022 के अंदर डिस्पाइट डिफरेंट फैक्ट्स आज तक यूएसए ने हमारे ऊपर कोई सैंक्शन नहीं लगाया है, बिकॉज इट नोज द इंपॉर्टेंस ऑफ इंडिया। दिस थिंग शोज पावर। ये सब पावर शो कर रहा है किस तरीके से इंडिया ने अपनी पावर को इमर्ज किया है, किस तरीके से इंडिया एक न्यूक्लियर कैपेबल नेशन बना है, किस तरीके से इंडिया ने अपना एक टाइप का एटॉमिक वेपन बनाया है, और किस तरीके से इंडिया इस चीज को डेटरेंट की तरह यूज कर रहा है। These are the things. इंडिया के पास दो न्यूक्लियर एडवर्सरीज हैं, पाकिस्तान एंड चाइना। जो दो इंडिया के सबसे बड़े प्रॉब्लम्स हैं, दोनों के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं। इन दोनों से फाइट करने के लिए इंडिया अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए किसी और के ऊपर डिपेंडेंट हो नहीं सकती, जस्ट लाइक यूक्रेन। यूक्रेन यहाँ पर दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट था, बट इंडिया कैन नॉट बी यहाँ पर डिपेंडेंट। अब यहां से हम समझते हैं सेकंड चीज जो ऑथर यहाँ पर बताना चाहते हैं। समझिए, यहां पर ऑथर का बोलना बेसिकली ये है कि देखिए, अगर आपको अपनी नेशनल सिक्योरिटी को मेंटेन रखना है तो एक चीज तो हम समझ गए कि उसमें एक चीज चाहिए, दैट इज सेल्फ सफिशिएंसी। बट सेल्फ सफिशिएंसी के साथ साथ आपको एक स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी भी चाहिए, ताकि आप हर एक फील्ड के अंदर अपने खुद के रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर सको, अपने खुद के लिए आप मिलिट्री वेपन्स बना सको। आपको डिफेंस के फील्ड में R&D करना है, आपको मैन्युफैक्चरिंग के फील्ड में करना है। इन सब चीजों के आप पीछे नहीं हट सकते, आपको इन सब चीजों के अंदर आगे बढ़ना होगा। देखिए, हम मिलिट्री वेपन्स को इसलिए यूज नहीं कर रहे हैं, मतलब इसलिए बना नहीं रहे ताकि हम किसी सामने वाली कंट्री के ऊपर अटैक कर दे, पाकिस्तान के ऊपर, चाइना के ऊपर अटैक कर दे। हम इसके लिए नहीं बना रहे हैं इसको। हम
हम मिलिट्री वेपन्स को इसलिए बना रहे हैं बिकॉज हम चाहते हैं कि अगर कोई दूसरी कंट्री हमारे ऊपर कभी भी अटैक हो, जैसे कि चाइना ने 1962 के अंदर किया था, सॉरी मतलब 1962 के अंदर किया था, सिमिलरली 65 के अंदर हमारा पाकिस्तान के साथ हुआ, 71 के साथ पाकिस्तान के साथ वॉर हुआ। द पॉइंट इज ये जो इतनी वॉर्स हुई थी ना उस टाइम में, उसमें से किसी एक भी वॉर को इंडिया ने इनिशिएट नहीं किया था। द पॉइंट इज इंडिया को अपने आप को एटलीस्ट रेडी करना है कि अगर कोई दूसरी कंट्री हमारे ऊपर अटैक करती है तो हम उस चीज के लिए फाइट करने को रेडी रहे। सिमिलरली देखिए, यूक्रेन ने रशिया के ऊपर अटैक नहीं किया है, रशिया ने यहाँ पर यूक्रेन के ऊपर अटैक किया है, बट अगर यहाँ पर यूक्रेन सेल्फ सफिशिएंट होता या फिर किसी और कंट्री के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होता तो शायद आज वो यूक्रेन का पूरी तरीके से सामना कर पाता। अभी भी यूक्रेन बहुत ही ब्रेवली इस चीज को फाइट कर रहा है, बट शायद यूक्रेन और ज्यादा बेटर तरीके से कर पाता अगर यूक्रेन के अंदर ही बहुत सारी न्यूक्लियर रिसर्च फैसिलिटीज वगैरह होती है, बहुत सारे ऐसे उसके पास वेपन्स वगैरह होते हैं। ठीक है, ये सब चीजें कहीं ना कहीं शो करता है कि पावर जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। नाउ एक चीज समझिए, यहां पर डेटरेंस चाहिए आपको वॉर को प्रिवेंट करने के लिए। डेटरेंस का मतलब क्या होता है? एक टाइप का डर। सिंपल वर्ड्स में डर देखिए क्या होता है। इंडिया के पास न्यूक्लियर वॉर है, मतलब एक टाइप का न्यूक्लियर वेपन है, तो कोई भी दूसरी कंट्री इस डर में हमारे ऊपर अटैक नहीं करेगी कि कहीं हम सामने से अटैक ना कर दे, राइट? ये डर है। तो यानी कि डेटरेंस जो है वो कहीं ना कहीं वॉर को प्रिवेंट करने के लिए काम आता है। और अगर वॉर हो गया, अगर वॉर हो भी गया, यानी कि अगर किस तरीके से डेटरेंस फेल हो गया, अगर वॉर हो भी गया तो उस टाइम के लिए भी आपके पास इतने सारे वेपन्स वगैरह होने चाहिए ताकि आप उस पर्टिकुलर वॉर को फाइट कर सकते। देखिए, अगर आप रिसेंटली समझेंगे, अभी रिसेंटली इंडिया ने इस चीज को एब्सेंट कर दिया। इंडिया ने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर जो यहाँ पर वोटिंग हुई थी उसको एब्सेंट कर दिया। उसका रीजन क्या था? रीजन ये है कि बिकॉज अभी भी इंडिया कहीं ना कहीं बहुत ही हेवीली डिपेंडेंट है ऑन बोथ रशिया एंड यूएसए फॉर इट्स आर्म्स, मतलब वेपन्स के लिए अभी भी इंडिया कहीं ना कहीं रशिया और यूएस की तरफ देखता है। अब यहां से एक्चुअली जो ऑथर है वो क्रिटिसाइज करना स्टार्ट करते हैं इंडियन गवर्नमेंट को कि डिस्पाइट द फैक्ट कि हम जानते हैं कि हमें सेल्फ सफिशिएंट बनना है, हमें अपनी चीजों को अपने खुद के ऊपर बनानी है, बट इसके बावजूद हम दूसरे कंट्री के ऊपर इतने डिपेंडेंट क्यों है? कोल्ड वॉर जब खत्म हुआ था 1990s के आसपास में, इंडिया ने अपने परचेजेस को यहाँ पर डाइवर्सिफाई करना स्टार्ट किया। इससे पहले इंडिया बहुत सारी चीजें रशिया से खरीदता था, बट उसके बाद उसने अपनी चीजों को चेंज करना स्टार्ट किया। इंडिया ने मिग खरीदे, जो एंटोनोव्स होते हैं उसको खरीदे, सुखोई खरीदा, S-400, T-90 टैंक, ग्रैड रॉकेट लॉन्चर्स, किलोलाइट सबमरीन्स, ये सब इंडिया ने यहाँ पे कहीं ना कहीं रशिया से खरीदा हुआ है। बट इसके बाद क्या हुआ? इंडिया ने वेस्टर्न कंट्री के ऊपर अपने डिपेंडेंस को भी शो करना स्टार्ट किया, जहां पर इंडिया ने यूएसए, फ्रांस, जर्मनी, इन सबसे डिफरेंट चीजों को खरीदना स्टार्ट किया। अमेरिका के अंदर एक C-17 या फिर C-130 सुपर हेलिक्यूज नाम का एक एयरक्राफ्ट है, इंडिया ने सिमिलरली उसी सेम चीज को इंडिया ने अपने एयरफोर्स के लिए बनाया। सिमिलरली इंडिया ने जो उनके हेलीकॉप्टर से चिनूक और अपाचे, सेम वैसे हेलीकॉप्टर इंडिया ने अपने लिए बनवाया। पॉइंट इज कि इंडिया इन सब चीजों को अपने खुद से नहीं बना रहा है, इंडिया दूसरी कंट्री से बनवा रहा है। सिमिलरली अगर आप इंडियन नेवी के बारे में बात करेंगे तो बोइंग P-81, आपको याद होगा, P-8I नाम का एक लॉन्ग रेंज एयरक्राफ्ट है जिसको हमने यहाँ पर मतलब यूएसए से परचेज किया है। MH-60 हेलीकॉप्टर जो हमने यूएसए से खरीदा है। इसके अलावा इंडियन आर्मी ने M777 आर्टिलरी गन, आपको याद होगा, इसके बारे में हमने बात की हुई है। ये सब भी वेस्टर्न कंट्री से खरीदा, यानी कि यूएसए से खरीदा हुआ है। इंडियन एयरफोर्स ने हमारे रफेल खरीदा है, मिराज फाइटर्स खरीदे हैं, फ्रांस से खरीदा है। ब्रिटेन सर ने जगुआर्स खरीदे हैं, इजराइल सर ने ड्रोन्स खरीदे हैं, राइट? यहां तक कि जो छोटे छोटे जो इन्फेंट्री राइफल्स वगैरह हैं, जो नॉर्मल राइफल जो लोग यूज करते हैं, वो तक भी हम यहां पर इंपोर्ट कर रहे हैं। वी आर नॉट मेकिंग दीज थिंग्स, वी आर इंपोर्टिंग दीज थिंग्स। इंपोर्टिंग इज नॉट गुड, मेकिंग इज गुड, राइट? अगर हम खुद डोमेस्टिकली इन सब चीजों को मैन्युफैक्चर करेंगे, दैट विल बी मच मच बेटर एज कंपेयर टू हम इन सब चीजों को इंपोर्ट करना स्टार्ट कर दें। नाउ यूएसए के साथ इंडिया ने यहाँ पर 3 डिफरेंट फाउंडेशनल एग्रीमेंट साइन किए हुए हैं। इसके अलावा इंडिया ने एक स्वॉर्ड ऑफ डेमोक्रेसी साइन, मतलब एक टाइप का एग्रीमेंट है, जस्ट रिमेंबर दिस पर्टिकुलर फैक्ट, अ स्वॉर्ड ऑफ डेमोक्रेसी जो है टाइप का एग्रीमेंट है, दैट हैज बीन साइन बिटवीन इंडिया एंड यूएसए। अपार्ट फ्रॉम दिस देयर इज अ कार्सा एग्रीमेंट। आप जानते हैं कार्सा के होने के बावजूद इंडिया के ऊपर अभी तक कोई सैंक्शन नहीं लगाया। कहीं ना कहीं ये शो करता है कि इंडिया की पावर जो है लगातार इमर्ज हो रही है और यूएसए इंडिया को एज अ अलाई छोड़ना नहीं चाहता है, इंडिया को एज अ फ्रेंड जो है छोड़ना नहीं चाहता है। नाउ ये लिस्ट बहुत ही लंबा है कि मतलब बहुत ही लंबी है कि इंडिया कौन से कंट्री से क्या खरीद रहा है। और मजेदार बात यह है कि इंडिया दोनों ही कैंप से खरीदता है, मतलब कि रशिया और यूएसए दोनों से ही इंडिया कुछ ना कुछ खरीदता रहता है। तो पॉइंट इज कि इंडिया दोनों में से कभी एक का साथ तो दे ही नहीं पाएगा, बिकॉज ऑब्वियसली देखिए नाम कहीं ना कहीं है, इंडिया की यहाँ पर चॉइस नहीं, मजबूरी हो गई है, बिकॉज इंडिया दोनों के ऊपर बहुत ही हैवीली डिपेंडेंट है। दैट इज वाई दिस इज द मेन थिंग। क्या आपको अभी भी कोई डाउट बचा हुआ है कि क्यों इंडिया एब्स्टेन कर रही है? इंडिया एब्स्टेन क्यों कर रही है? बिकॉज इंडिया का दोनों के साथ यहाँ पर अपने सेल्फ इंटरेस्ट है और इंडिया अपने सेल्फ इंटरेस्ट को फुलफिल करने के कारण ही दोनों में से किसी का सपोर्ट नहीं कर पा रही है। एक चीज समझिए, यहाँ पर 2 चीजें जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था, वन इज कॉल्ड एज सॉफ्ट पावर एंड वन इज कॉल्ड एज हार्ड पावर। सॉफ्ट पावर बहुत ही अच्छी चीज है। सॉफ्ट पावर अगर यूज करनी है तो आप सबसे हमेशा सॉफ्ट पावर को ही यूज करना चाहिए, सारी प्रॉब्लम्स को सॉफ्ट पावर से ही मतलब सॉल्व करनी चाहिए। बट ऑथर का बोलना यह है कि अगर आप सॉफ्ट पावर के ऊपर ही पूरी तरीके से डिपेंडेंट हो जाएंगे तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, बिकॉज हार्ड पावर इज इक्वली इंपॉर्टेंट। अगर जरूरत ना पड़े तो हार्ड पावर को यूज ना करें, दैट इज फाइन, बट अगर जरूरत पड़ती है तो हार्ड पावर को आपको डेफिनेटली एंड डेफिनेटली यूज करना चाहिए। रिसेंटली यूक्रेन का जो कंसेप्ट हुआ है, यूक्रेन के अंदर जो वॉर हुआ है, जो भी इन्वेजन हुआ है, वो ये शो करता है कि हार्ड पावर एक्चुअली मेन पावर है जो कि जियोपॉलिटिक्स के अंदर अपने टर्म्स को डिक्टेट करती है। लगातार रशिया के ऊपर बहुत सारे मॉरल प्रेशर हुए हैं, रशिया के ऊपर कोई मतलब इसका फर्क नहीं पड़ रहा। इकोनॉमिक प्रेशर लगाए गए हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। सोशल प्रेशर लगाए कोई फर्क नहीं पड़ा। पॉलिटिकल प्रेशर लगाए हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा।
बट अगर रशिया के ऊपर अगर अभी भी हार्ड पावर का यूज किया जाए, इसके अगेंस्ट अगर मिलिट्री अटैक किया जाए, तो हो सकता है कि वर्ल्ड वॉर क्रिएट हो जाएगा। बट द पॉइंट इज कि दैट कैन बी द मोस्ट इफेक्टिव वे जिसके आप रशिया को मतलब छोड़ सकते हैं। रशिया के अगेंस्ट अगर फाइट करना है तो यूक्रेन को अपनी मिलिट्री जो पावर है उसको ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना होगा, ठीक है। अब अपार्ट फ्रॉम दिस एक ही समझिए, जो थियोसाइडस थे, जो कि एक ऑथर हुआ करते थे, एक टाइप का फिलोसफर हुआ करते थे 5th सेंचुरी बीसी के अंदर, ऑथर बोलते हैं कि वो एक ही समझ गए थे कि वॉर अगर आपको जीतनी है तो उसके लिए आपको सॉफ्ट पावर के साथ साथ में हार्ड पावर का होना भी उतनी जरूरी है। बट अगर अभी भी हम इस सब चीजों को नहीं समझते, अगर यूक्रेन इन चीजों को नहीं समझता है, इंडिया अगर इन चीजों को नहीं समझता है, तो हम कहीं ना कहीं बहुत ही लेट हो जाएंगे। इंडिया ने लगातार अपने आत्मनिर्भर होने पे बहुत ज्यादा थ्रस्ट शो किया है, राइट, अपने सेल्फ सफिशिएंट होने में बहुत ज्यादा थ्रस्ट शो किया है। हम इन सब चीजों में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, ये काफी ज्यादा मतलब फास्ट मूव कर रहा है। बट कहीं ना कहीं हमें इसे मिशन मोड के अंदर इसका इंक्रीज करना होगा। हमें अपने आप को इतना सेल्फ सफिशिएंट बनाना होगा कि किसी और कंट्री के ऊपर हम डिपेंडेंट ना हो, हम इंपोर्ट करना बंद कर दे, रादर हम एक्सपोर्ट के ऊपर इंक्रीज करें अपने आप को। एक्सपोर्टिंग हमें अपने आप को नेशन बनाना होगा, बिकॉज दैट इज नॉट अ चॉइस राइट नाउ। हमारे लिए अभी कोई चॉइस नहीं बची है, देयर इज नो अदर वे आउट। यूक्रेन का एक जो अभी रिसेंटली इन्वेजन हुआ है, ये शो करता है कि हार्ड पावर की इंपॉर्टेंस कितनी ज्यादा है। और अगर किसी पर्टिकुलर कंट्री को अपने आप को एक ग्लोबल पावर की तरह इमर्ज करना है, तो उसके लिए हार्ड पावर का इंक्रीज होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दिस इज द थिंग दैट द ऑथर वांट्स टू से इन दिस पर्टिकुलर एडिटोरियल। तो ये थे हमारे दोनों एडिटोरियल। आई होप आपको दोनों चीजें प्रॉपर्ली समझ आ गई होंगी। इफ यू लाइक द वीडियो, प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।